हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ द स्टैटिक्स। पिछली क्लास में हमने कुछ स्टैटिक्स का मीनिंग और बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग द स्टैटिक्स देखे थे, जो कि असेंशियल है जब हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। यदि आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो उसको भी आप देख लीजिए। इट विल गिव यू अ बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी कि स्टेट्स का मतलब क्या होता है और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इन द ओवरऑल स्टैटिक्स सब्जेक्ट। ओके, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड स्टूडेंट्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट इज अ रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन या कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर सिलेबस, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और रिवीजन लेक्चर्स का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। सो विद दिस स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्लास, और आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम स्टैटिकल इंक्वायरी भी कहते हैं। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी पर्टिकुलर जो भी हमारी प्रॉब्लम है या जिसके रिगार्डिंग हम डाटा देखने जा रहे हैं, उसकी इंक्वायरी करना, डाटा को ढूंढना, कंपाइल करना, इकट्ठा करना, उसको प्रेजेंट करना और उसमें से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालना। दिस इज द स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। आइए पढ़ते हैं। इट इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। इसका मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करना फॉर द स्टैटिकल एनालिसिस इन अ फील्ड ऑफ इंक्वायरी। जिस भी चीज की, जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप स्टैटिक्स या डाटा निकाल रहे हैं, उसकी इंक्वायरी करना, उसको चेक करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, दैट इज ऑल अबाउट स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मे बी द पॉपुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है। कंट्री में पॉपुलेशन प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग जो है फिर हम डाटा निकालेंगे कि हर स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। फिर उसमें हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि उसमें और फर्दर यदि हमें डाटा निकालना रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, एंड जो है चिल्ड्रन कितने हैं। ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है। दूसरा एग्जांपल लें, अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी अ प्रॉब्लम। अब यदि हम ये फाइंड करने जा रहे हैं कि कितने लोग जो है इंडिया में अनएम्प्लॉय हैं, तो अब अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम के लिए हम डाटा कलेक्ट करेंगे, है ना। तो डाटा के सोर्सेस कहाँ कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं वो देखना, वो आपके स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। कौन सा मेथड देखना कि जिससे हमें ये पता पड़े कि कितने लोग जो हैं अभी भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो में आते हैं, है ना। उनका एज ग्रुप क्या है? स्टूडेंट्स ज्यादा अबो 18 ईयर्स जो हैं वो अगर अनएम्प्लॉयमेंट है कि 18 to 35 ईयर्स के, कि 35 एंड अबो के एज ग्रुप में जो है लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, तो उसके रिगार्डिंग यदि हमें इंक्वायरी करना है तो हम किस तरीके से डाटा को कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से कंपाइलेशन करेंगे, कहाँ कौन कौन सा सोर्स रहेगा जहां से हम इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। ओके, इन सभी चीजों पे काम करना, वी कैन से दैट दैट इज द पार्ट ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। अब दोस्तों, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन की जो है स्टेप्स होती हैं या स्टेजेस होती हैं, उसको यदि हम देखें तो स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे दोस्तों आप चाहो तो स्टैटिकल इंक्वायरी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इट में कि एग्जामिनेशन में कभी कभी इन्वेस्टिगेशन के नाम के बदले इंक्वायरी आ जाएगा, तो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हम ऑलरेडी उस टॉपिक को पढ़ चुके हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम टॉपिक्स इन द मिनिमम टाइम में विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी पढ़े, ताकि जो है आपका अच्छे से रिवीजन हो पाए। सो लेट्स बिगिन ऑन द स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहली स्टेज जो होती है उसमें आप करते हैं प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब आपको किस चीज, आपका पर्पस क्या है उस डाटा को ढूंढने के लिए। ओके, तो ऑब्जेक्ट की वो डाटा जो है आप किस रीजन से ढूंढ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट गोल आपका क्या है उस डाटा को पता करने के लिए। फिर उसका प्रोसेस आप क्या अडॉप्ट करेंगे, जैसे कि अभी हमने अनएम्प्लॉयमेंट वाले एग्जांपल में भी देखे कि क्या प्रोसेस रहेगा, कहाँ से आप डाटा लेकर आएंगे। सो दिस विल बी द सेकेंडरी की प्रोसेस क्या रहेगा। ये भी हम देखेंगे कि नेचर ऑफ प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम पे आप कर रहे हो काम, नेचर ऑफ प्रॉब्लम, इसमें जो है आपकी क्या चीजें आ जाएंगी दोस्तों। पॉपुलेशन प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहे हो, प्राइस लेवल चेंजेस हो रहे हैं कंट्री में, प्रोडक्ट की डिमांड जो है बहुत ज्यादा हो रही है बट प्राइस भी बढ़ रही है, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो उस पे आप काम करेंगे। और
आप ये भी देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेस हैं जिससे आप सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का सिलेक्शन करना, कि कहाँ से हम इंफॉर्मेशन को लेकर आएंगे, क्या वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक रहेगी, सही रहेगी, इसका चुनाव करना। तो सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे कि हमें जो इंक्वायरी करना है, हमें जो चीजें चेकआउट करना है, उसके पीछे पर्पस क्या है, हमारा क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे हम काम करेंगे, हमारी प्रॉब्लम का नेचर क्या है, एंड सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ कहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। देन कंपाइलेशन ऑफ डाटा, डाटा को इकट्ठा करना, यानी यहाँ पे आप मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या डाटा, हम कह सकते हैं कि कौन से मेथड का चुनाव करेंगे जिससे आपको डाटा मिलेगा। अभी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के हम मेथड्स पढ़ेंगे जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में, तो आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे फॉर दैट, वो हम इन द प्लानिंग हो गई। उसके बाद मेथड का चुनाव करेंगे, भाई किस मेथड से हमें डाटा को इम्प्लीमेंट करना है या चेकआउट करना है। एडिटिंग ऑफ डाटा, यदि कोई हमें शॉर्टकमिंग्स या कोई लिमिटेशंस मिलती हैं डाटा को कलेक्ट करते समय, इंक्वायर करते समय, इन्वेस्टिगेट करते समय, तो उसको एडिट करना, उसको हटाना, रिमूव करना, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उनको खत्म करना। ठीक है, दिस विल बी द एडिटिंग ऑफ अ डाटा। देन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में आ जाएगा कि उसको क्लासिफाई करना, यानी और सिंप्लीफाइड वर्जन देना, जिसमें आप उसको अलग अलग ग्रुप्स में जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की, तो यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप्स बन जाएंगे जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे। ओके, देन एक एज ग्रुप मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन का हो सकता है। ओके, एंड यदि हम किसी कॉलेज लेवल पे कोई एग्जांपल लेंगे कि हमें मार्किंग ढूंढनी है बीकॉम की, बीबीए की, बीसीए स्टूडेंट्स की, तो वहां पे फिर अलग अलग ग्रुप्स में हम फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर देना, उसको टेबल फॉर्म दे देना, ताकि और वो सिस्टमेटिक और सिंपल फॉर्म देखे। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। देन कम्स एनालिसिस, विश्लेषण करना। ये जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन के रूप में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो मेथड आपने अडॉप्ट किया है, क्या ये सब चीजें सही तरीके से हो रही हैं, जो आपका पर्पस था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सभी चीजों का विश्लेषण करना। ठीक है, देन कम्स इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जिसमें आप क्या करते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं कि ये सभी काम करने के बाद, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है, या आप किस डिसीजन पर आए हैं, दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डाटा। ठीक है, तो दोस्तों आपको स्टेजेस याद हो गई होंगी, बहुत ही आसान है। जैसे नॉर्मली स्टेजेस होती है, भाई सुबह से उठना है और रात तक अपने शेड्यूल में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, हम सुबह को ही ये चीज सोच लेते हैं। वैसा ही एस्थेटिकल इन्वेस्टिगेशन की स्टेजेस, सबसे पहले हमने प्लानिंग कर ली कि हमें काम क्या करना है, किस तरीके से करना है, फिर उसको कंपाइल कर लेना चीजों को। जैसे फाइल को हम कंपाइल कर लेते हैं कि बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं, तो उनको इकट्ठा करके, तो हर चीज को इकट्ठा करके उसके लिए कौन सा तरीका होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, वो। देन जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो उसमें कमियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, लिमिटेशंस हैं, उन सभी को हटाना। देन क्लासिफाई कर देना इन द डिफरेंट ग्रुप्स, यदि हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है तो हमारे डाटा की या हमारे इंफॉर्मेशन की। देन कम्स एनालिसिस, विश्लेषण करना, जैसे हम रात को ये विश्लेषण करें कि आज का पूरा दिन हमने काम किया तो है, तो क्या हमारा एक्चुअल पर्पस आज का कंप्लीट हुआ है कि नहीं, हम कुछ सीख के निकले हैं कि नहीं, आज का दिन हमने बेहतर बनाया है कि नहीं, कि सिर्फ हमने काम काम किया लेकिन हम कुछ सीख नहीं पाए, ऐसी फीलिंग यदि आ रही है तो हमें सुधार की जरूरत है। देन इंटरप्रिटेशन, आप एक कंक्लूजन पर आ चुके हैं कि हाँ, ये जो भी आपने काम किया है उससे आपको ये कंक्लूजन या ये डिसीजन या ये रिजल्ट मिला है। ओके, सो दिस आर द स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अब जो है यदि आपको कहीं दिक्कत आती है तो स्टूडेंट जस्ट पॉज इट, फिर से रिकॉल करने की कोशिश करिए कि आपने क्या क्या सीखा है। यदि आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो उसको आप रिवाइंड करके फिर देखिए, ताकि जो है आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई इश्यू ना आए। रिवीजन का बेहतर तरीका यही है, पहले उसको सीख लीजिए आप एक बार, देन उसको प्रैक्टिस करते रहिए, तो ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है। ठीक है, लेट अस कम टू द नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। अब इसके मेथड्स जो हमने देखे थे कि जब हम कंपाइलेशन करते हैं तो कौन से मेथड्स का उपयोग करेंगे हम, जिसे हम मेथड्स ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन या स्टैटिकल इंक्वायरी के मेथड्स भी हम कहते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों सेंसस मेथड। सेंसस मेथड क्या होता है,
डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। जब आप स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आप डाटा के हर यूनिट को कलेक्ट करते हो और उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हो। यदि दोस्तों हम इसको एग्जाम्पल के वे में समझें, सपोज कि हम निकाल रहे हैं मार्क्स, आप चाहें तो एग्जाम्पल लिख भी सकते हैं, मार्क्स ऑफ ऑल बीकॉम स्टूडेंट्स ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे, यानी मुंबई यूनिवर्सिटी यानी उसमें बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, अब उसमें जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स बीकॉम कर रहे हैं उन सभी के मार्क्स को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल बीकॉम स्टूडेंट्स ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। तो आप क्या करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वहां पे 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, जितने भी 10,000 स्टूडेंट्स हैं सबकी मार्किंग को लिखना चालू करेंगे, या डाटा को या तो आप एक्सेल शीट पे उसकी शीट बना के एंटर करेंगे या फिर मैन्युअली आप उसको रजिस्टर में एंटर करेंगे और हर बच्चे की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज द सेंसस मेथड, जिसमें आप डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसके हर यूनिट को लेते हैं। और यहाँ पे पॉपुलेशन वर्ड क्यों दिया है दोस्तों, आपको दो वर्ड्स मिलेंगे, एक मिलेगा पॉपुलेशन, ओके, और दूसरा मिलेगा यूनिवर्स। तो इसका मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन या ओवरऑल यूनिवर्स नहीं होता है, जो प्रॉब्लम आपने ली है उसका टोटल, उसी को ही हम पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहेंगे। हमारे इस एग्जांपल में, हमारे इस केस में हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 10,000 स्टूडेंट्स, या यूनिवर्स कितना हो जाएगा, 10,000, है ना, वो साइंस वाला यूनिवर्स और वैसी पॉपुलेशन नहीं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड जिससे हम स्टैटिकल इंक्वायरी निकाल सकते हैं। दूसरा सैंपल मेथड, नाम से भी हमें क्लियर हो रहा है, सैंपल यानी हम कुछ सैंपल्स निकालते हैं, यानी हर यूनिट को हम नहीं लेते हैं। ओनली फ्यू सेलेक्टेड यूनिट्स आर टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी हम कुछ ही यूनिट्स निकालते हैं पॉपुलेशन में से, और उसको निकालने के भी हमारे सिलेबस में दो मेथड्स हैं सैम्पलिंग के। ओके, यदि हम इसके एग्जाम्पल को समझें पहले, फिर हम मेथड्स पे भी आ जाएंगे। यदि एग्जाम्पल देखें तो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल हमने देखा, यदि इसी को ही हम सैंपल मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका सैंपल कुछ 10,000 स्टूडेंट्स में से हम 2,000 स्टूडेंट्स का डाटा निकाल लेंगे। ओके, उनके कितने मार्किंग है, तो एवरेज हमें समझ जाएगा कि हर बच्चे के बीकॉम में जो है लगभग 80% मार्क्स आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, जो भी कंक्लूजन ड्रॉ होगा उस बेसिस पे हम हमारा कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये होता है सैंपल मेथड, कि पूरे 10,000 की स्टडी न कर कर हम कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स की स्टडी करके उसके बेसिस पे हम रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है 10,000 स्टूडेंट्स की स्टडी करना। यहाँ पे तो अभी हमने एग्जांपल लिया 10,000 स्टूडेंट, हो सकता है कि 1 लाख जो है स्टूडेंट्स हों, फिर कैसे स्टडी करेंगे, तो वहां पे फिर सैंपल मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जांपल। अब यहाँ पे जो मेथड्स की बात की जा रही है, सैंपल मेथड्स जो है दो तरीके के हम देखेंगे, दैट विल बी, एक को कहा जाता है डेलिब्रेट मेथड ऑफ सैम्पलिंग, या जिसे पर्पसिव भी कहा जाता है। ओके, पर्पसिव मेथड ऑफ सैम्पलिंग, और सेकेंड जो है दैट इज रैंडम सैम्पलिंग भी जिसे हम कहते हैं। नाम से भी हमें क्लियर हो रहा है, रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैंपल मेथड। ओके, पर्पसिव मेथड भी लिख देते हैं हम। ओके, अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो डेलिब्रेट यानी हमें पता रहता है कि हम कौन से यूनिट्स का चुनाव कर रहे हैं, किन सेलेक्टिव यूनिट्स का चुनाव कर रहे हैं, है ना, सेलेक्टेड यूनिट्स, या इसको हम रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स भी कह सकते हैं, कि हम किन यूनिट्स को देख रहे हैं। सपोज 10,000 स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा 100 यूनिवर्सिटीज हैं, तो आपने लगभग 25 यूनिवर्सिटी जो अच्छे लेवल पे काम करती हैं उनका चुनाव कर लिया, यानी पर्पसिव लेवल पे जो आपको पता थी अच्छी हैं उनका डाटा आपने कलेक्ट किया, डेलिब्रेट यानी जानबूझ करके आपको पता है कि आप किन यूनिट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं ताकि रिजल्ट जो है इसका अप्रोप्रिएट आए। ठीक है, और रैंडम सैम्पलिंग मेथड में दोस्तों
आपने रेंडमली कुछ कॉलेजेस का चुनाव कर लिया, उसमें आपने देखा कि कितने बच्चों के बीकॉम में कितने नंबर आए हैं और उसके हिसाब से आपने उसकी मार्किंग रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। तो ये रैंडम वे में आपने बाय चांस, भाई जो हाथ में स्लॉट आ रहा है, आपने एक बाउल बना दिया, उसमें सभी कॉलेजेस का नाम एंटर कर दिया और उसमें से कुछ कॉलेजेस के नाम जो है रैंडमली निकाल लिए। तो ये होता है रैंडम सैम्पलिंग मेथड। इट्स ओके। हमने स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन देखा। फिर हमने स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है सेंसस मेथड, जिसमें हम पूरे के पूरे डाटा की स्टडी करते हैं और रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली, सैंपल मेथड में हम कुछ यूनिट्स, कुछ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स को निकालते हैं और उससे रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ओके। अब ये जो मेथड्स हमने देखे, इनके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो आइए इसको शॉर्ट में देख लेते हैं ताकि हमारे पास क्लैरिटी रहे रिगार्डिंग द सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड, इनके क्या मेरिट्स हैं। ओके। अब मेरिट्स के दूसरे नाम भी हो सकते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं यदि हम सेंसस मेथड को फॉलो करते हैं या सैंपल मेथड को। सो लेट अस सी। और दोस्तों एक और चीज है, हम मेरिट्स देख रहे हैं, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि इसके फंक्शंस क्या हैं, तो भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। मेरिट्स यानी उसके फंक्शन ही है, वैसा ही वो काम करते हैं। ओके। सो लेट अस स्टार्ट। इंटेंसिव मेथड बहुत ही इंटेंस मेथड है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, डिटेल्ड स्टडी करते हैं, हर एक यूनिट की स्टडी करते हैं, तो बहुत इंटेंस है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको उसमें एक्यूरेसी मिलेगी, हाई डिग्री ऑफ, क्योंकि आप हर यूनिट को ही पढ़ रहे हैं ना, तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पॉसिबल है कि आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो सही होगा। सुटेबल फॉर हिट्रोजीनियस यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स जो कि एक दूसरे के से अलग हैं, उसके लिए ये सूटेबल है। चाहे हम मार्किंग देखें या फिर हम चले जाएं एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द कंट्री, तो बोथ आर डिफरेंट ग्रुप्स, लेकिन हम सेंसस मेथड यानी हर यूनिट की हम स्टडी कर रहे हैं, तो इट इज सुटेबल फॉर दैट। इंडिस्पेंसिबल इन सम केसेस, कुछ केसेस में तो यही मेथड अडॉप्ट होता है, दूसरे मेथड जो है हमें इनएक्यूरेट डाटा देता है, तो इसलिए ये सूटेबल है इन सम केसेस, है ना। अब आपको पूरी जनगणना करना है जो 10 साल में एक बार होती है, तो उसके लिए तो आपको सेंसस मेथड ही देखना पड़ेगा कि लोगों के घर जाके उसकी रिकॉर्डिंग करें कि कितने लोग हैं आपके घर जो काम करते हैं, कितने लोग हाउसवाइफ हैं एज अ वुमेन। इस तरीके से पूरा डाटा को निकालना, कितनी पॉपुलेशन है, हर एस्पेक्ट को चेकआउट करना, तो इनडेसिबल यानी दैट मीन्स सूटेबल, इट इज मोस्टली सूटेबल इन सम केसेस। ठीक है, उसमें दूसरा मेथड अप्लाई नहीं होता है। तो ये हो गई सेंसस मेथड की मेरिट्स। वहीं सैंपल मेथड की बात करें तो सिंपल है, कुछ सैंपल्स निकालना है, उसके बेसिस पे आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। रिड्यूस कॉस्ट, इसकी कॉस्टिंग कम आएगी ऑब्वियसली सेंसस मेथड में, क्योंकि यहाँ पे तो हम हर डाटा को लेते हैं, जितने डाटा हैं उतने डाटा को आप लेंगे, लेकिन सैंपल मेथड में इन सभी डाटा में से आप क्या करेंगे, कुछ एक डाटा का चुनाव करके और उस पर काम करेंगे, तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्टिंग कम आएगी। फिर सूटेबल इन केस ऑफ इन्यूमरेबल डाटा, जब बहुत सारा डाटा है तो उसमें से आप कुछ का चुनाव कर लेते हैं, तो ये उसके लिए सूटेबल है। जब जैसे हमने बात की, यदि 1 लाख स्टूडेंट्स हैं तो उनका डाटा निकालना बहुत मुश्किल है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो वहां पे जो है आप सैंपल मेथड का यूज करते हैं कि आप ऑन एन एवरेज बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। कंक्लूजन बाय सेंसस मेथड कैन बी चेक्ड, जो कंक्लूजन निकले हैं सेंसस मेथड से, उसको आप इस मेथड के थ्रू, भाई सेंसस मेथड यानी एज अ होल तो आपने निकाल लिया डाटा, तो आप उसका कुछ सैंपल्स लेके उसके बेसिस पे चेक कर लो कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। तो जो कंक्लूजन आपने सेंसस मेथड से निकाले थे वो सैंपल मेथड में चेक हो सकते हैं। दिस इज द मेरिट और द एडवांटेजेस ऑफ सैंपल मेथड। अब इनकी हमने अच्छाई देख ली, अब इनकी हम बुराई भी देख लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में बुराई भी पूछी जा सकती है। सो लेट अस कम टू द डीमेरिट्स ऑफ बोथ द मेथड्स। तो सबसे पहले ये मेथड जो है रिडक्शन इन कॉस्ट है, इनएक्सपेंसिव है, तो ऑब्वियसली दिस इज द एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत सारी ईच एंड एवरी यूनिट की बात हो रही है, तो ये इंफॉर्मेशन सेंसस मेथड जो है महंगा होता है भैया, है ना, एक्सपेंसिव मेथड, क्योंकि इसमें आपको हर यूनिट की स्टडी करनी है, तो लोग लगेंगे, टाइम लगेगा। वैसे इक्विपमेंट्स, मेजरमेंट्स जो आप करेंगे मैथमेटिकली, वैसे टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो ये एक्सपेंसिव मेथड कहलाएगा।
मोर टाइम रिक्वायर्ड, ऑलरेडी हमने बात की कि हर यूनिट की स्टडी होगी तो हमें टाइम भी जो है ज्यादा लगेगा। सूटेबल फॉर फ्यू केसेस के लिए बहुत सूटेबल है, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि इंडिस्पेंसिबल इन सम केसेस, वहां पे बहुत सूटेबल है, लेकिन हर जगह हम सेंसस मेथड को नहीं लगा सकते, स्पेशली वहां जहां पे बहुत सारा डाटा है, वहां पे इसको हम नहीं लगा सकते। पॉसिबिलिटी ऑफ स्टैटिकल एरर्स भी हो सकते हैं दोस्तों, स्टैटिकल इंक्वायरी करते करते हो सकता है इसमें कुछ हमारे पास डाटा तो प्रॉपर आया लेकिन हमारी कैलकुलेशन में हमने कुछ मिस्टेक कर दी और हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वो गलत हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेटिस्टिकल एरर्स भी पॉसिबल है। आप लिख चाहें तो आपके नोट्स भी आप बना सकते हैं ताकि आपको हेल्पफुल रहे इन द रिवीजन, सेकंड रिवीजन जो आप करेंगे। अब वहीं सैंपल मेथड की डिमेरिट देखें तो डिफिकल्ट टू अचीव एक्यूरेसी। ऑब्वियस सी बात है, हर यूनिट की स्टडी नहीं हो रही है, सिर्फ सैंपल्स की स्टडी हो रही है या कुछ यूनिट्स की ही स्टडी हो रही है, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, ये इसका डिसएडवांटेज है। रिजल्ट्स कैन बी कंफ्यूजिंग, रिजल्ट कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमने सिर्फ सैंपल को लिया है ना, हमने हर चीज का स्टडी नहीं किया है, तो वो सैंपल्स हो सकते हैं सही साबित हो गए, हो सकता है गलत का चुनाव हो गया। स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड, और ऑब्वियसली उसमें स्किल्ड लेबर की सैंपल्स निकाल रहे हैं, तो ये इंटेलेक्चुअल एज्यूम किया जाएगा कि जो पर्सन इसकी स्टडी कर रहा है उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा है, वो हर एस्पेक्ट को समझ रहा है, तो उसके लिए आपको स्किल्ड लेबर जो है रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे मोर टाइम रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे मोर लेबर ऑल्सो रिक्वायर्ड, लेबर भी तो ज्यादा दिन लगेगा आपको, है ना, जितने समय, तो ये आप लिख सकते हैं मोर लेबर रिक्वायर्ड। फिर नेक्स्ट सैंपल मेथड की डिमेरिट है कि कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रीजुडाइज ऑफ अ इन्वेस्टिगेटर। जो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिसे हम इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, हो सकता है कि उसका जजमेंट कुछ और कहता है और उसके हिसाब से सैंपलिंग हुई है तो ये उसके रिजल्ट्स जो है प्रभावित हो सकते हैं। आज सपोज मैं किसी चीज के सैंपल को देख के कुछ अपना इंटरप्रिटेशन सोच समझकर कुछ रिजल्ट दे रही हूँ, सेकेंडली उसी चीज को कोई दूसरा पर्सन यदि देगा तो वो अपना परसेप्शन देख के उसके परसेप्शन के हिसाब से उसका रिजल्ट बताएगा, तो देयर विल बी अ चेंज। तो ये हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसके जजमेंट के अकॉर्डिंग जो है हो सकता है रिजल्ट चेंज हो जाए, तो ये इसका डीमेरिट है। ओके, अब दोस्तों ओवरऑल हमने दोनों मेथड्स की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लिए हैं। अब यहाँ पे अब यदि आपसे ओवरऑल हमने जैसे बात की फंक्शंस एलिमेंट्स, यदि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके पास कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए इनके, तो आप दोनों को ज्वाइन करके मेरिट्स और डीमेरिट्स को ज्वाइन करके और आप उस आंसर को भी लिख सकते हैं। यानी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको छोड़कर नहीं आएंगे, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग, मीनिंग लिखेंगे, बाकायदा उसका एग्जाम्पल देंगे, उसके मेथड्स लिखेंगे, किन तरीकों से हम स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, फिर उन मेथड्स की हमने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी देखी और उनके एग्जाम्पल्स भी देखे। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड होता है और उसी के साथ यहाँ पे हम इस क्लास का एंड भी करते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, यदि आपको इंफॉर्मेशन आपको मदद कर रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जो है हमारा मोटिवेशन भी बरकरार रहे और हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो है आपके लिए ला पाए। विद दिस, थैंक यू फॉर द सेशन।